हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाय रघुराज सर। फ्रिक्शन फोर्स की सीरीज चल रही है। आज फ्रिक्शन फोर्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आखिरी कॉन्सेप्ट है ये, इसको मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। आज कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कल इसकी कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स लेक्चर 9 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, कुछ बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं। पहले ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट में कोई जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी का मतलब यह है, जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा तो आप बीच में ही कोई क्वेश्चन फालतू का ना लाएं, पहले समझते चलो। एक बार पूरा वीडियो देख लेना, फिर जहाँ डाउट हो तो बैक से जाना, क्योंकि एक साथ हर बात का आंसर नहीं दिया जा सकता। चीज़ों को सिस्टमेटिक ही लिया जाता है, ठीक है। एक एक करके डाउट दूर करेंगे तो कई सारे एग्जाम्पल्स की मदद से ही डाउट्स दूर हो पाएंगे। इकट्ठे डाउट नहीं दूर होंगे यार, ठीक है। तुम सोचो। तो देखिए ज़रा, मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ। कुछ अरेंजमेंट बना रहा हूँ, ज़रा देखिए। कुछ अरेंजमेंट बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। ये ब्लॉक है और इसके ऊपर एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, ठीक है। यही अरेंजमेंट यहां बनाया मैंने, ठीक। जैसे मान लो इसका मास m2, इसका मास है m1, यहां पर इसका मास m2, इसका मास m1। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, दोनों ही सरफेस पे फ्रिक्शन को 0 ले रहे हैं। यहाँ पर मैं μ2 कह रहा हूँ, μ2 0, और यहाँ पर μ1 0। यहाँ पर भी μ2 0। बहुत आराम से चलेंगे। पहले इन बेसिक बातों को ज़रा समझ लो, ठीक है, बड़े आराम से। चलिए अब देखिए, मैं फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये अब ध्यान से देखना, F का फोर्स लगाया। अब देखिए, जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कुछ भी आए, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखना, फिर मैं हटा दूंगा, कि अगर मान लो ये m1 का ब्लॉक किसी स्मूथ सरफेस पर रखा होता, भाई अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है तो यही तो है कि ये ब्लॉक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सरफेस होगा केवल इस पर वर्टिकल में नॉर्मल रिएक्शन तो लगाएगा, पर जैसे ही आप F लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है, तो तुरंत भाग जाएगा एक्सीलेशन के साथ। कितने से बताइए, F अपॉन मास m। अगर इसका मास m है तो यही तो होगा, और इसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं आएगा। यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 0 होगी। क्लियर हुआ? तो बताइए जरा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, देखिए आराम से देखो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक चल ही नहीं सकता, क्योंकि ध्यान रखना, ये ब्लॉक तब चलेगा, मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूँ, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर का फोर्स नहीं लगेगा, या कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, वर्टिकल में जो इंटरेक्शन होगा वो कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट होगा, और वर्टिकल में तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इंटरेक्शन होगा वो केवल फ्रिक्शन फोर्स से हो सकता था, और फ्रिक्शन है नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों बॉडीज के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में फोर्स नहीं लगेगा, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या होगा, 0 होगा। प्लीज, बहुत अच्छा शब्द बोला है मैंने। इसलिए ये ब्लॉक किसी A1 के एक्सीलेशन से भाग जाएगा, और इस ब्लॉक पर केवल फोर्स क्या लगेगा, F, हॉरिजॉन्टल में F अपॉन m1, और इस ब्लॉक का एक्सीलेशन क्या होगा बताइए, 0 होगा। ठीक है, बड़े आराम से देख लीजिए। इसी तरीके से यहां पर आ जाओ। अगर मान लीजिए यार मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा देता हूं F, तब ध्यान से देखो, जब इसके और इसके, अब देखो यहां तो फ्रिक्शन है नहीं, और इसके और इसके बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो अभी भी इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो बताइए क्या होगा, इस ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन होगा A1 वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन है ही नहीं। और या ठीक है, और ये ब्लॉक अपना इंडिपेंडेंट भाग जाएगा A2। अब बताइए, इस ब्लॉक का जब ABD बनाओगे तो ध्यान से देखना भाई, इनके बीच में केवल नॉर्मल रिएक्शन लग रहा हुआ, नॉर्मल रिएक्शन। यहां भी मान लो कोई N1 लग गया, आराम से देख लेना।
तो जब आप इस ब्लॉक का FBD बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम M2 वाले का, देखिए वर्टिकल में यहाँ से क्या लगेगा बताइए, N1। इस ब्लॉक ने इस पर क्या लगाया होगा बताइए, यहाँ से N लगाया होगा, और यहाँ से क्या लगाया बताइए, F लगाए, और ग्रेविटी ने क्या लगाया होगा बताइए, M2G लगाया होगा। तो बताइए हॉरिजॉन्टल में F के अलावा कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है। तो ये बताइए A2 का जो एक्सीलरेशन होगा, क्या वो सीधे सीधे F अपॉन मास हम उसी का लेते हैं जो सिस्टम लेते हैं, पूरा मास नहीं आएगा, केवल M2 आएगा, तो ये आ जाएगा F अपॉन M2। क्लियर हुआ? आराम से इतना उतार लीजिए, ठीक है। यही क्यों कह रहे हो, देखो ध्यान से, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 2, 3, 4 ब्लॉक ले रहे होते, हालांकि मैं 2 ब्लॉक तक ही सीमित रखता हूँ बच्चों को, क्योंकि यार 2 ब्लॉक से बड़ा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम आज तक आया नहीं है। ऐसा नहीं कि कठिन होते हैं या ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जिसके फंडे क्लियर होते हैं वो इतने में ही चेक हो जाता है कि इसको क्या आता है क्या नहीं आता है। 3 ब्लॉक ले लिए, ठीक है। मान लो इसका मास है M3, इसका मास है M2, इसका मास है M1, और अगर कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, सभी कॉन्टैक्ट सरफेस स्मूथ हैं, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सभी कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, स्मूथ। तो अगर मान लीजिए इस पर हमने F1 का फोर्स लगा दिया, तो ये किससे, एक्सीलरेशन से भाग जाएगा बताइए। कहने का मतलब ये है, आप किसी भी ब्लॉक पर कोई भी फोर्स लगा दो, सब इंडिपेंडेंट चलेंगे हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि फ्रिक्शन ना होने की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी इंट्रैक्शन है ही नहीं, ठीक, कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। तो A1 कितना, ये चलिए मैं A1 से भगा देता हूँ इसको। A1 अगर मान लीजिए इस पर मैंने F2 लगाया होता, तो ये भाग रहा होता किसी A2 से। मान लो इस पर मैं इस डायरेक्शन में कोई F3 का फोर्स लगा देता, तो इधर भाग रहा होता किसी A3 से। और हॉरिजॉन्टल में कोई इंटरेक्शन है नहीं, वर्टिकल में इंटरेक्शन है नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, और वर्टिकल में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। तो बताइए इंडिपेंडेंट सब भागेंगे, तो बताइए A1 कितना आएगा, सीधे सीधे ये आएगा, सीधे सीधे F1 अपॉन M1। ऐसे इसको देखेंगे यार, बताइए यार ये कितना भी प्रेशर लगा दे इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में, लेकिन इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए ये कितने से भागेगा, A2 बराबर, A2 बराबर बताइए कितना होगा, बताइए F2 अपॉन क्या आ जाएगा बताइए, M2। और ऐसे ही A3 बराबर बताइए कितना आ जाएगा, F3 अपॉन M3। सब इंडिपेंडेंट भागेंगे अगर कोई फ्रिक्शन है नहीं तो। भाई फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही इस वर्ड का ध्यान रखना, मैं आज यूज करना शुरू किया हूं, कई जगह यूज करूंगा। फ्रिक्शन फोर्स ही 2 सरफेस के बीच में अलोंग द टेंजेंट इंटरेक्शन देता है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो अलोंग द टेंजेंट 2 बॉडीज के बीच में या 2 सरफेस के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे दें, ले लो एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब चीजें काम आएंगी आपके। चार ब्लॉक लिख दिए, चलो हमने यहाँ, ये मान लो 10 kg है, ये 2 kg है, ये 6 kg है, ये मान लो 12 kg है, और कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, सभी सरफेस स्मूथ है। अभी फ्रिक्शन भी इंट्रोड्यूस करेंगे, सब म्यू इक्वल टू 0, सब म्यू इक्वल टू 0, यहाँ भी म्यू इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ भी म्यू इक्वल टू 0। तो देखिए अगर मान लीजिए आपने इसके ऊपर एक F1 का फोर्स लगाया 20 न्यूटन, इसके ऊपर मान लीजिए आपने F2 का फोर्स लगाया 40 न्यूटन, इस पर आपने F3 का फोर्स लगाया 36 न्यूटन, आपने इसके ऊपर F4 का फोर्स लगाया 24 न्यूटन। अब हॉरिजॉन्टल में सभी ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन ना होने की वजह से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, सभी ब्लॉक इंडिपेंडेंट दौड़ेंगे। तो हम क्या लेंगे, ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल और डिवाइडेड बाई उस ब्लॉक का मास, क्या आ जाएगा, उस ब्लॉक का एक्सीलरेशन। तो बताइए ये कितने एक्सीलरेशन से दौड़ेगा, A1 होगा कितना बताइए, 20/10 बराबर कितना बताइए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितने से भागेगा बताइए, A2 लिखे दे रहा हूँ और यहाँ पे A2 को लिख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल में इस ब्लॉक पर भाई ये इस पे नहीं लगाएगा, ये इस पे नहीं लगाएगा, वर्टिकल में लगाएगा, और वर्टिकल में कोई भी मोशन
होना नहीं है। हॉरिजॉन्टल में ये ब्लॉक इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, केवल 40 न्यूटन का फोर्स आएगा। और कितना मास है बताइए, 2 बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से ये भागेगा किसी A3 से और ये भागेगा किसी A4 से। फिर सुन लीजिए, इस ब्लॉक के ऊपर ये भी कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लगाएगा, ना ही ये ब्लॉक इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं और वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है। तो A3 बराबर बताइए कितना आ जाएगा, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में कितना है बताइए, 36 और मास कितना है 6, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही बताइए जो A4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताइए, हॉरिजॉन्टल में फोर्स कितना है 24 और मास कितना है बताइए 12, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉज करके उतारो, ये बात आपको एकदम से क्लियर अब हो गई होगी। फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए अभी पहले ये बताना था कि स्मूथ सरफेस है तो हर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में इंडिपेंडेंट भागेंगे, किसी ब्लॉक को किसी से लेना देना नहीं होगा। भले ही कोई ब्लॉक दो ब्लॉक के बीच में फंसा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एकमात्र इंटरेक्शन फ्रिक्शन का हो सकता था जो कि यहाँ पर एब्सेंट है। ओके, क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, अब मैं धीमे से फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस करता हूँ। यहाँ पर एक सरफेस पे करता हूं पहले, ठीक है, पहले मैं एक सरफेस पे करता हूं। अब मैंने ये M2 का और इसके ऊपर ये M1 का, ठीक, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सॉरी यहां पे फ्रिक्शन है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 और यहां पे म्यू इक्वल टू 0 है। यहाँ पर फ्रिक्शन है म्यू नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0। ये M2, ये M1, ठीक है, ये M1। अब देखिए धीमे से ध्यान से सुन लेना। अब मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ F1, क्या होगा बताइए? क्या इसके और इसके बीच में कोई हॉरिजॉन्टल में इंटरेक्शन होगा? जो मैंने वर्ड यूज़ किया है आप प्लीज़ उस पर फोकस करिए, आपकी चीज़ों को आसान करेगा। इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में हॉरिजॉन्टल में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, तो ये अपना इंडिपेंडेंट भागेगा। A1 इक्वल टू कितने से भागेगा बताइए, F1 अपॉन M1। और ये इसको इंटरेक्शन दे ही नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका कोई भी एक्सीलरेशन नहीं आएगा, A इक्वल टू 0। और बताइए इस पर कोई इंटरेक्शन नहीं लगेगा, तो यहाँ पर भले ही फ्रिक्शन है तब भी बताइए फ्रिक्शन फोर्स FS2 क्या आएगा बताइए, 0 आएगा। FS2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ध्यान से समझना शुरू करो धीमे धीमे, यहीं से 2 ब्लॉक प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगे, धीमे से यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे धीमे से, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ। अब देखिए फोर्स मैं इसके ऊपर लगाता हूँ F। अब सबसे पहले तो ये तब चलेगा जब यहाँ के FS मैक्स से ज़्यादा फोर्स होगा, ये चलेगा तब, उससे पहले तो चलेगा ही नहीं। तो ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो FS होगा FS2 वो लेस देन इक्वल टू बताइए क्या होगा, FS मैक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर F की वैल्यू लेस देन FS मैक्स होगी, ठीक है, इससे कम होगी, तो देखिए क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये F की वैल्यू उससे कम है तो यहाँ पर FS लग के रह जाएगा, क्या लग जाएगा, केवल FS2 लग जाएगा। और ये ब्लॉक अपना, और ये ब्लॉक FS लग गया, लेकिन जब ये चला ही नहीं तो इनके बीच में तो वैसे भी इंटरेक्शन आना नहीं था, कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सरफेस क्या है बताइए, स्मूथ है। तो इसका तो A1 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, और इसका A2 भी क्या आएगा बताइए, 0 आएगा। पर यहाँ पर क्या आएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। पर मान लीजिए ऐसा होता, ये जो F की वैल्यू है वो ग्रेटर देन FS मैक्स है, इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, ये
अब यहाँ पे लगेगा एफ के, क्योंकि ये जो फोर्स है एफ एस मैक्स से ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक तो भागेगा अपना A2 से, लेकिन ये M1 और ये M2 ध्यान से सुन लेना, इस ब्लॉक की सेहत पर कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ब्लॉक इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में कोई इंटरेक्शन लगाएगा नहीं। जो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, उस बात के ऊपर आप लोग फोकस करो कि ये हॉरिजॉन्टल में कोई इंटरेक्शन लगाएगा नहीं। तो बताइए इसका ए तो क्या होगा, बताइए 0 ही होगा। अभी बताइए A2 कितना होगा, A2 बराबर कितना होगा बताइए। इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है, देखो हॉरिजॉन्टल में कितना है F, और पीछे की तरफ कितना लग रहा है F के, क्यों ग्राउंड इसको रोकेगा, और डिवाइडेड बाई मास इसी का लेंगे M2 का, इतने एक्सीलेशन से भागेगा। एग्जैक्ट डाटा क्या होगा, अब धीमे धीमे चीज़ें समझ में आएंगी। पॉज करके उतारिए। अब इसको मैं 2 केस में डिस्कस करूंगा सारे सवालों को। पहले मैं लूंगा कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लूंगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लूंगा और उसकी कहानी और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कमांड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए केस 1, एकदम न्यूमेरिकल डाटा से स्टार्ट करेंगे, जनरल क्वेश्चन बाद में कराएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, फ्रिक्शन इज present only between the blocks, only between the blocks, केवल ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और सरफेस क्या है, स्मूथ है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये है जिस सरफेस के ऊपर इसको रखा गया है, ये सरफेस स्मूथ दिया हुआ है, ये सरफेस यहां पे स्मूथ है, और इनके बीच में फ्रिक्शन है। अब यहां फ्रिक्शन है, यहां फ्रिक्शन है, तो अब देखिए अगर इस यहां फ्रिक्शन है, इसका मास है मैंने, इसका मास M2 है। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, अब चाहे आप इसके ऊपर फोर्स लगा दो, मान लो F1 लगा दी मैंने, दोनों केस ले लेंगे। अब देखिए अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन होने की वजह से अब इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल में इंटरेक्शन होगा। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साथ साथ चल सकते हैं और दोनों सेपरेट चल सकते हैं। तो यहां पर 2 केस आएंगे, केस 1 और केस 2। ब्लॉक्स, बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे और दोनों सेपरेट मूव करेंगे। ब्लॉक्स मूव्स सेपरेटली, ब्लॉक्स साथ साथ मूव करें या ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करें, जरा देखो। ठीक है, तो ब्लॉक्स मूव सेपरेटली या ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं इसका प्रोसेस आपको बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फंडा सिखाता हूं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो तो केस 1 में ले रहा हूं, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट ओनली बिटवीन द ब्लॉक्स, केवल ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये आपको क्लियर कर दिया। तो या अगर केवल फ्रिक्शन यहाँ प्रेजेंट है तो 2 केस होंगे, या तो ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे होंगे क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल में इंटरेक्शन होगा, या फिर दोनों सेपरेटली मूव कर रहे होंगे। तो पहले यहाँ पे मैं फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन तुम्हें समझा दूं कि किस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसे आता है। देखो पहले फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन समझ लो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, हालांकि ध्यान रखना बाद में तो मैं ये कहूंगा कि किधर भी लगा दो, लेकिन ये धीमे धीमे जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि इधर लगेगा तो चीज़ों को आखिरी में जनरलाइज करना आसान होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। देखो पहले इसको आराम से समझो,
अभी देखो ये सरफेस स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, यहाँ फ्रिक्शन है, ये M1 ये M2। ध्यान से सुनना, अब देखो ध्यान से सुनना, इस पर आपने अभी देखो अभी तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो ध्यान से सुनना, एकदम बच्चों की तरह समझ जाओगे। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी, देखो यहाँ पे देखो ये पॉइंट जितने भी पॉइंट्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे ये पॉइंट, ध्यान से सुनना, इनके बीच में जुड़ाव भी तो है, बच्चों की तरह समझना। अगर जुड़ाव है तो ये फोर्स इन पॉइंट्स पे भी लगा, तो इन पॉइंट ने चलना स्टार्ट किया, और ये चलेंगे तो इनके साथ जुड़ाव था, इनसे कहेंगे तुम भी चलो, तो ये तभी तो चलेंगे जब ये ब्लॉक इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लगाएगा। तो ये ब्लॉक बताइए किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा, फिर इसको इधर लगाना पड़ेगा साथ ले जाने के लिए, तो इस ब्लॉक पे लगेगा फ्रिक्शन ऐसे। और सुनो, और इसके बदले में ये इसके ऊपर लगाएगा, देखो ऐसे, एकदम बच्चों की तरह। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो अगर इस ब्लॉक पे ये फ्रिक्शन लगेगा, इसको साथ ले जाना है, तो ये ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले पे ऐसे लगाएगा, और इसके बदले में ये इस पे ऐसे लगाएगा। या ये कहो कि ये ब्लॉक इसको रोकने की कोशिश करेगा। रोकेगा किससे? हाथ से कि पैर से? अरे भैया किसी से नहीं, फ्रिक्शन फोर्स से रोकेगा। तो ये ब्लॉक इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगाएगा, तभी तो इसको रोक पाएगा। और ये इसको चलाना चाहता है, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर ऐसे फ्रिक्शन लगाएगा, तभी तो चला पाएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आएगा। इसी तरीके से देखो, देखते जाओ यार डायग्राम। अगर मान लो ये ऐसे होता, एकदम आराम आराम से बच्चों की तरह, अगर यहां तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, यहां फ्रिक्शन है, ये आपने फोर्स इस पे ऐसे लगा दिया, तो देखो ये M1 और ये M2, आराम से देखना, अपने आप बताओगे। ये ब्लॉक चलना चाहता है, इससे भी कहेगा तुम भी चलो, क्यों? यहाँ पे फ्रिक्शन है, हॉरिजॉन्टल में इंटरेक्शन हो सकता है, तो ये ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन लगाएगा, देखो ऐसे, ये FS, ठीक, एक्शन रिएक्शन पेयर से लगता है। तो अच्छा, अब देखो ये ब्लॉक इसको रोकना चाहता है, तो फ्रिक्शन लगाएगा, देखो ऐसे। क्लियर हो गया? ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऐसे। और देखो, अगर हम फोर्स नीचे वाले पे लगाते, एकदम आराम आराम से देखते चलो, ये M2 और ये M1, ठीक, यहां कोई फ्रिक्शन है नहीं, यहां फ्रिक्शन है। अगर हम फोर्स इसके ऊपर लगाते ऐसे, अब देखो, अब हॉरिजॉन्टल में इंटरेक्शन लग सकता है, तो बताइए ऊपर वाले ब्लॉक को राइट में ले जाने का ऑप्शन केवल फ्रिक्शन फोर्स के पास है, उसके अलावा कोई ले नहीं जा पाएगा। तो अगर इसको इधर ले जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पर ऐसे, इसके बदले में इसके ऊपर लगेगा ऐसे, क्यों? हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर से लगता है। अगर इसी तरीके से ये यहां से देखते जाना, ये M1 ये M2, अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया होता तो यहां पे इंटरेक्शन है, क्यों? फ्रिक्शन है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो बताइए इस ब्लॉक को इधर ले जाना है, तो फ्रिक्शन के अलावा कोई और है ही नहीं जो ले जाए इसको, तो FS ऐसे लगेगा, इसके बदले में इस पर FS ऐसे लगेगा। क्लियर हो गया? तो दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करना आपको आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो आगे, अब इनको जब आपको सॉल्व करना है तो देखिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कैसे सॉल्व करेंगे सवालों को। तो देखिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम ये मानते हैं, देखो दो ही ऑप्शन है कि या तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे या दोनों ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करेंगे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि फर्स्ट वी अज्यूम दैट ब्लॉक्स मूव टुगेदर एंड वी फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। एक बात और समझ लो जरा, बताइए अगर आप पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, पूरे सिस्टम का, प्लीज ध्यान से देखना, तो क्या जब दोनों को एक साथ ले लोगे और जब एक साथ मूव करेंगे तो ये बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटरनल फोर्स, और इससे बात क्लियर है ना, ये हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। जैसे इसका मैं FBD बनाऊं पूरे सिस्टम का, तो ध्यान रखना वर्टिकल में तो कोई लेना देना है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में अगर आप एक पे FS ऐसे लगा दोगे तो ये FS इस पे पीछे आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये जो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स वो इंटरनल होगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, तो जैसे देखिए
इस ब्लॉक के ऊपर आपने एफ का फोर्स लगाया, तो अब ये यहाँ तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, इनके बीच में फ्रिक्शन है, तो बताइए ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, बताइए एफ एस, और इस पे इसके बदले में क्या लगेगा, एफ एस। और अब आपने ये माना है कि दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, कॉमन से, तो आप दोनों को एक सिस्टम मान लीजिए। जब दोनों को एक सिस्टम मान लोगे तो पूरा सिस्टम किसी ए कॉमन से चलेगा, ए कॉमन लिख दो, या मैं तो ए लिख दिया करूंगा बार बार, ए कॉमन कितना आएगा बताइए। अब ये हो जाएगा फोर्स बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, या जब फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाओगे भी, देखो जब बनाओगे भी, देखो यार वर्टिकल में मैं कुछ दिखाई नहीं रहा हूँ, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन है नहीं, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, अब बातें आप समझने लग गए। और ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, ये एफ एस ऐसे लगा, और ऊपर वाले पे एफ एस ऐसे लगा, ये देखो कैंसिल आउट करिए ना यार। हाँ, ये केवल एक्सटर्नल फोर्स बचा, ये एफ का फोर्स एक्सटर्नल बचा केवल, और इससे ये पूरा सिस्टम भागेगा कैसी, ए से भागेगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा बताइए, एफ अपॉन मास, टोटल मास लेंगे क्योंकि सिस्टम दोनों को माना है, तो कितना मास आ जाएगा बताइए, 3m। क्लियर हो गया। तो हम ये मान लेते हैं पहले कि दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव कर रहे हैं, और उसके बाद क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। या मान लो नीचे वाले पर फोर्स लगता, तो बताइए अब ऊपर, अब देखिए आपने दोनों को एक साथ माना चलते हुए, तो मान लो ये किसी ए से भागे दोनों, तो बताइए ऊपर वाले को तो फ्रिक्शन ही तो ले जा सकता है, तो ये फ्रिक्शन इस पर क्या लगेगा, ऐसे लगेगा, और इसके बदले में इस पर कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। और जब पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। वर्टिकल में कोई लेना देना है नहीं, सिस्टम मूव कर नहीं रहा, तो बताइए ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा एफ नेट, यही तो एक्सटर्नल फोर्स बनेगा पूरे सिस्टम के ऊपर, और टोटल मास कितना है बताइए, 3m। क्लियर हो गया। तो ये आ गया पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सीलरेशन। इतना उतारो पॉज करके। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि अगर ग्राउंड सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है, तो दो ही ऑप्शंस होंगे, या तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे या दोनों सेपरेटली मूव करेंगे। तो पहले हमने ये मान लिया कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं, टुगेदर मूव कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एफ एस आएगा, और हम फाइंड आउट कर लेंगे कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो हमने कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे देखिए अगले स्टेप में, आफ्टर कैलकुलेटिंग कॉमन एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम वी कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स से एफ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के बाद हम दोनों ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़े थोड़े मैंने डायग्राम इसलिए बना रखे हैं, ये देखिए इसका जो ए कॉमन आएगा आपको क्लियर है, कितना आएगा बताइए, एफ अपॉन 3m। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा। अब देखिए एफ को फाइंड आउट करेंगे। अब एफ को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, देखो देखिए ध्यान से सुनना। एफ को फाइंड आउट करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो या नीचे वाले का, इसलिए मैंने दो एरो बनाए यहाँ पर, मैं एक एक करके बनाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, अगर ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे, ये वही वाले क्वेश्चन आगे देखिए जो हमने नॉर्मल रिएक्शन में सिखाया था कि अगर कोई भी इंटरनल फोर्स फाइंड आउट करना है दो ब्लॉक्स के बीच का, तो वो तभी फाइंड आउट होगा जब एक ब्लॉक का आप सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। तो लेट मैंने एम का एफबीडी बना लिया ऊपर वाले का, तो देखिए इस पे फ्रिक्शन देखिए किधर लग रहा है बताइए, आगे लग रहा है ईएफ, मास एम है। अच्छा बताइए कॉमन एक्सीलरेशन का मतलब ये थोड़ी ना कि दोनों का ए होगा, यार दोनों का भी ए होगा और ऊपर वाले का भी ए होगा और नीचे वाले का भी ए होगा। तो ये ए के एक्सीलरेशन से भाग रहा होगा, जिसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया कितनी, एफ अपॉन 3m। अब बताइए इस ब्लॉक को ले जाने वाला तो एफ ही है, तो एफ इक्वल टू आप क्या लगा दोगे, एम ए। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी F/3। तो ये ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के मैंने F फाइंड आउट कर लिया। यही काम आप नीचे वाले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से हटा दूँ, यहाँ कर देता हूँ। देखो देखो आप इसका एफबीडी बना लो 2m का। ठीक है, देखिए हॉरिजॉन्टल में इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स F तो लग रहा है पीछे, और ये F लग रहा है इस पर आगे, मास इसका 2m है, इसका अभी तो एक्सीलरेशन A होगा,
तो इसके लिए क्या लिखेंगे बताइए, हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे एफ माइनस स्मॉल एफ पीछे, और ये आ जाएगा 2ma। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ माइनस एफ इक्वल टू 2ma। ए कितना है बताइए, ए आया था हमने निकाला था एफ अपॉन 3m, m से m मर जाता तो f की वैल्यू आ जाती एफ अपॉन 3। क्लियर हो गया। तो दोनों से हमने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया कि दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो एफ अपॉन 3 आ रहा है। ठीक है, एफ अपॉन 3 आ रहा है गिवन कंडीशंस में। अब देखिए, फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट होती है, वो एफ एस मैक्स से ज़्यादा लग ही नहीं सकता। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स एफ मैक्स से कम है तो जो हमने माना है वो सही है। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब वो हमने गलत मान लिया है, क्योंकि उसको उतनी वैल्यू पर लगना ही नहीं था। तो देखिए अगला स्टेप मैंने लिखा है फिर, इफ एफ लेस देन एफ एस मैक्स, ठीक, देन ब्लॉक्स मूव टुगेदर, और इफ एफ ग्रेटर देन एफ एस मैक्स देन ब्लॉक्स मूव्स सेपरेटली, और इफ ब्लॉक्स मूव्स सेपरेटली देन काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स। तो अब जो आपने एफ अपॉन 3 फाइंड आउट किया था यहाँ पर, ये जो एफ अपॉन 3 फाइंड आउट किया, ये तो अगर देखिए ये एफ अपॉन 3 जो फाइंड आउट किया है, एफ अपॉन 3 जो फाइंड आउट किया, यहीं पे लिख दो इसको। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ। तो अब हम इस कंडीशन चेक करेंगे यहाँ से कि दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो फ्रिक्शन आ रहा है, ये जो एफ अपॉन 3, इफ अगर ये ग्रेटर देन एफ एस मैक्स आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, तो ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करेंगे। और इफ एफ अपॉन 3 लेस देन एफ एस मैक्स, ठीक, तो ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर, या थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो ब्लॉक्स फिर टुगेदर मूव करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। ठीक है, तो अब बाद बाकी हम एक न्यूमेरिकल डाटा से स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में इतना यूज होना है इसमें, इसकी एक एनालॉजी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल डाटा से स्टार्ट करते हैं, चलिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मजा आएगा उससे। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूँ, अभी वही वाले क्वेश्चंस करूँगा मैं। ये मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर ये 5 kg रखा हुआ है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है म्यू बराबर 0.6। ठीक, ठीक है, और मान लीजिए इसके ऊपर मैं किसी पे लगा लेता हूँ, दोनों से स्टार्ट करता हूँ, और इस पर मान लीजिए फोर्स मैंने लगा दिया 60 न्यूटन। ठीक है, अब आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड एवरीथिंग। फाइंड एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब ये है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दोनों ब्लॉक्स का कितना एक्सीलरेशन होगा, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव करेंगे कि सेपरेटली मूव करेंगे, हमको सब कुछ फाइंड आउट करना है। चलिए आप चाहे तो पॉज करके ट्राई कर लो, नहीं तो पहला क्वेश्चन हम ही से सॉल्व करा लो। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक एक लाइन में आंसर आएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मानेंगे कि पूरा सिस्टम इसी में कर रहे हैं, देख लेना पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम किसी एक कॉमन से भागा। अब ए कॉमन से भागा तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा नहीं, और ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन ऐसे आगे लगेगा और इस पर लगेगा पीछे। आपकी और हमारी डिटेल में बात हो चुकी है, अब हम नहीं समझाएंगे कि कैसे हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड किया। ठीक है, और बताइए ए कितना आएगा, नेट फोर्स कितना है 60, और बताइए मास कितना है 15, तो ये कितने से भागेगा बताइए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों ब्लॉक 4 मीटर, देखिए दो लाइन के सवाल हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचना कि सर एनालॉजी तो इतनी बड़ी थी, अरे उससे क्या है, यही तो पढ़ाने का तरीका होता है भैया। अब हम क्या करेंगे, ये कॉमन एक्सीलरेशन के बाद तुरंत एफ एस निकाल लो, तुरंत एफ एस निकाल लो। अच्छा, वो एफ एस मैक्स निकाल कर रख दिया करो पहले। ठीक है, तो एफ एस मैक्स पहले लिख दिया करो। बताइए एफ एस मैक्स कितना होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकता ना। वो क्या होता है बताइए, म्यू इंटू एन होगा। अब म्यू कितना है बताइए 0.6, और नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा ब्लॉक्स के बीच में, वो आएगा, इतना तो बहुत पढ़े बैठे हो,
50 न्यूटन आ जाएगा, 50, ये कितना आएगा बताइए, 30 न्यूटन आ गया। कहने का मतलब जो भी फ्रिक्शन आएगा, ये जो भी फ्रिक्शन होगा यार वो इससे ज़्यादा नहीं लग सकता, कितने से, 30 न्यूटन से ज़्यादा नहीं लग सकता, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसी रेंज में कहीं ना कहीं लाई करेगा। और अगर फ्रिक्शन ने मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करेंगे, और अगर सेटिस्फाई कर दिया तो ब्लॉक्स टुगेदर मूव करेंगे। ओके, ब्लॉक्स टुगेदर मूव करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे, चाहे ऊपर वाले का चाहे नीचे वाले का। मैं फिलहाल दोनों से फाइंड आउट करा देता हूं क्योंकि शुरुआत है। तो देखिए अगर आपने 5 kg का बीडी बनाया तो 5 kg में फ्रिक्शन इधर लगा, ध्यान से देखना ये, और ये कितने से भाग रहा है बताइए, 5 kg। ए तो वही आएगा इसका कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए इसको दौड़ाने वाला तो एफ एस ही है, तो एफ एस इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, एम ए। तो एफ एस इक्वल टू मास कितना है 5, ए कितना है बताइए 4, ये कितना आ जाएगा बताइए 20 न्यूटन आ जाएगा। और बताइए ये जो फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, क्या मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मतलब लगने वाला फ्रिक्शन एफ एस मैक्स से कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एफ एस लेस देन एफ एस मैक्स। इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव करेंगे, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। यही काम आप नीचे वाले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, करके दिखा दूं यहीं पे, पॉज करके उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो यही काम आप नीचे वाले ब्लॉक से कर सकते हैं। शुरुआत है तो मैं भी करके दिखा देता हूं। देखिए नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ये 10 kg है, इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ये फोर्स 60 न्यूटन ऐसे लगा, ये भी ए से ही भागेगा। तो बताइए ए बराबर क्या आएगा, नेट फोर्स, नेट क्या होगा 60 माइनस एफ एस अपॉन 10, और ए की वैल्यू कितनी आई थी बताइए 4। सॉल्व कर लीजिए, एफ एस की वैल्यू कितनी आएगी 20 न्यूटन आएगी। आंसर सेम ही आएगा। किसी भी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप ये काम कर सकते हो। ओके, पॉज करके उतारिए, इसी में चेंज करते जाएंगे, धीमे 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 चेंज करते जाएंगे। देखो अब मैं इसको 90 न्यूटन करूंगा अगले क्वेश्चन में, देखो इसी में 90 करूंगा इसको मैं, देखो 90 करूंगा इसको, देखो एग्जाम्पल, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फिर हम जनरल क्वेश्चंस करने लगेंगे। देखना ये 10 kg, ये 5 kg, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होंगे यार। यहाँ म्यू कितना है बताइए 0.6। अब की बार जो एफ लगाया इस पर वो 90 न्यूटन लगाए, न्यूटन लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, चलो लिख दिया है। सबसे पहले एफ एस मैक्स लिख दो, एफ एस मैक्स होता है म्यू एन, और म्यू एन इक्वल टू कितना आएगा 30 न्यूटन। इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन आप लोगे वो लेस देन इक्वल टू 30 न्यूटन आना चाहिए, उससे ज़्यादा लग ही नहीं सकता, ठीक है। एक लाइन में करेंगे, बताइए सबसे पहले तो हम कहेंगे दोनों ब्लॉक चलेंगे साथ साथ चलेंगे, तो ए निकालो, ए निकालोगे तो बताइए इस पर फ्रिक्शन लगेगा ऐसे आगे, इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ठीक है। बताइए कॉमन एक्सीलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स कितना लगेगा 90, ओरली करो 90 डिवाइडेड बाई 15, 15 6 90, यह आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकदम ओरली, एक एक लाइन के सवाल होते हैं। अब किसी भी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्या निकाल लो, ब्लॉक्स के बीच का फ्रिक्शन एफ एस। तो ऊपर वाले का ही बना लेता हूँ, देखो एक एक लाइन में होंगे, अब एक एक लाइन में होंगे भैया, ये 5 kg का ही बना लिया मैंने। चलो तो बताइए इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे एफ एस आगे लग रहा है, ए कितना है बताइए इसका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको फ्रिक्शन ही घसीटेगा। तो एफ एस इक्वल टू क्या लिखेंगे एम ए, तो एफ एस इक्वल टू मास कितना है बताइए 5, ए कितना है 6, बराबर कितना आ गया 30 न्यूटन। और ये 30 न्यूटन क्या अभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन आखिरी बार कर रहा है, आखिरी बार कर रहा है। अब ये जो एफ एस है, ये एफ एस इक्वल टू 30 न्यूटन इक्वल टू एफ एस मैक्स है। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लॉक्स टुगेदर तो मूव करेंगे लेकिन इम्पेंडिंग स्टेट में मूव करेंगे, क्योंकि इस समय साथ साथ मूव करने के लिए दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या आ चुका है, एफ एस मैक्स आ चुका है। तो ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स
will move together in impending state. इंपेंडिंग स्टेट में दोनों ब्लॉक्स साथ साथ मूव करेंगे, इंपेंडिंग स्टेट में साथ साथ मूव करेंगे। अब इसी में देखिए फोर्स को बढ़ाऊंगा मैं। अब जैसे ही फोर्स को इससे ज़्यादा बढ़ाऊंगा आप देखेंगे दोनों ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करने लगेंगे, दोनों ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करने लगेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में, दोनों ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करने लगेंगे बेटा। ये 5 kg, ये 10 kg, सेम डाटा का क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे म्यू तो 0 है, यहाँ पे जो म्यू है बताइए वो कितना था, 0.6। अब देखिए एफ को मैंने 90 से जैसे ही बढ़ाऊंगा आप देख लेना। चलो मैं कर देता हूँ 120 न्यूटन, ठीक है। एक लाइन में आंसर आएगा। फिर से क्या निकालेंगे बताइए, वही सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो बताइए सबसे पहले ए कॉमन, तो बताइए ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, इस पर फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। ए कॉमन कितना आ जाएगा बताइए, नेट फोर्स कितना है 120, टोटल मास कितना है 15, कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एफ एस लिख दीजिए, एफ एस मैक्स की वैल्यू बताइए कितनी है। एफ एस मैक्स तो वही आएगा 30 न्यूटन, क्योंकि मैंने कुछ बदला ही नहीं है यार। हम ये जानबूझ के नहीं चेंज करते हैं चीज़ें, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आपका फोकस मेन पॉइंट पर हो। ये नहीं कि एफ एस मैक्स पर ही ध्यान चला जाए, यहाँ कितना आएगा यहाँ कितना आएगा। अरे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में ले लेंगे सब कुछ। अब आप एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, जैसे 5 kg का बना लिया आपने, तो इस पर तो एफ एस ऐसे लगेगा 5 kg, ठीक है। तो ये बताइए ए इक्वल टू कितना है बताइए, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए क्या लिखेंगे, एफ एस इक्वल टू एम ए। तो ये जो एफ एस आ जाएगा मास है 5 इंटू ए कितना बताइए 8, ये कितना आ जाएगा बताइए 40 न्यूटन आ जाएगा। और ये जो 40 न्यूटन है एफ एस मैक्स से ज़्यादा है। इसका मतलब मैंने जो एफ एस निकाला है, ध्यान से सुनना, ये बात मानकर निकाला है कि दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव करेंगे। तो टुगेदर मूव कराने के लिए इतना फ्रिक्शन चाहिए 40 न्यूटन, जो कि लग ही नहीं सकता यार। वो अज्यूम ही तो किया था, उससे हो क्या रहा है। एक्चुअली में तो 40 न्यूटन रीच ही नहीं करेगा ना, वो पहले ही स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो 40 न्यूटन आ जाएगा, ये 40 न्यूटन ये ग्रेटर देन एफ एस मैक्स है। इसका मतलब आ गया ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली, ब्लॉक्स मूव सेपरेटली, दोनों ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करेंगे, ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। तो अब दोनों को अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसका मतलब काइनेटिक फोर्स फिर पिक्चर में आएगा। काइनेटिक फोर्स पिक्चर में आएगा, यहां तो फ्रिक्शन है ही नहीं। ये 5 kg 10 kg म्यू बराबर 0.6, तो काइनेटिक फोर्स फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। तो एफ के तो एफ एस मैक्स के बराबर ही होगा, 30 न्यूटन लिख दीजिए। आपने यहाँ पर कितना लगाया था बताइए, 120 न्यूटन लगाया था। तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इधर, एफ के कितना बताइए 30 न्यूटन, एकदम बच्चों जैसा सवाल। इस पर भी फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, कितना बताइए 30 न्यूटन। तो ये किसी A1 से भागेगा और ये किसी A2 से भागेगा, हो गया ना बच्चों की तरह। तो बताइए बिना देखे ही बता दो, ऊपर वाले ब्लॉक का जब FBD बनाओगे क्या आएगा बताइए। तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है इस पर केवल आगे लग रहा है एफ के, तो ये किसी A1 से भागेगा। तो A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, एफ के अपॉन 5। एफ के कितना है बताइए 30, सीधे सीधे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे देखिए, तो यहाँ तो कोई फ्रिक्शन लगना ही नहीं था, ठीक। इस पर आपने कितना लगाया बताइए 120 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स एफ के पीछे कितना लग गया बताइए 30 न्यूटन। ये किसी A2 से भागेगा, किसी A2 से भागेगा। बताइए A2 बराबर कितना आएगा, ये आएगा 120 माइनस 30 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 10 आएगा। तो A2 की कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए, ये आ जाएगी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये इसकी थ्योरी है। अब मैं एक दो क्वेश्चन ऊपर वाले ब्लॉक पर फ्री बॉडी डायग्राम बना के, सॉरी ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा के आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए क्लियर है, देखिए करते चलो क्वेश्चंस, एकदम आसान होती हैं चीजें। चलो ये ले लिया, 5 kg ले लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, वही वाले केस कर रहे हैं केवल। यहाँ पे ले लेते हैं, चलो म्यू बदल देते हैं, कहोगे बहुत देर से वही ले रहे हैं, 0.4 ले लेते हैं। यहाँ पे जो फोर्स है वो हमें लगा देते हैं, चलो कितना 20 न्यूटन लगा देते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सुन लीजिए, फाइंड एवरीथिंग। चल लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लो। क्वेश्चन है फाइंड एवरीथिंग, सब कुछ फाइंड आउट करना है या क्वेश्चन की पूरी जनरल एनालिसिस करनी है। तो देखिए सबसे पहले दोनों सरफेस के बीच में एफ एस मैक्स लिख दो आप। एफ एस मैक्स बताइए कितना लगेगा, म्यू एन होता है, म्यू एन, म्यू बराबर कितना है बताइए 0.4। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बताइए 50 होगा, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 20 न्यूटन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन से ज़्यादा नहीं लग सकता दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ओके। अब क्या करेंगे बताइए, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। देखिए ये ब्लॉक ऊपर वाले को रोकेगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इस पर ऐसे, और इस ऊपर वाला इसको चलाएगा तो इसको लगाएगा ऐसे। हम ये मानेंगे कि दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव कर रहे हैं बताइए टुगेदर। तो क्या निकालेंगे पहले, ए कॉमन, कितना आएगा ए कॉमन बताइए, टोटल फोर्स ये तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। तो बताइए पूरे सिस्टम पर टोटल फोर्स कितना लगा 20 न्यूटन। एक काम कर लो, इसको 30 मान लो यार, जिससे क्या है ना वो डिवाइड आसान आ जाएगा, ठीक है, इतना 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 15, कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एकदम बच्चों की तरह। अब किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो चलो मैं 5 kg का ही बना लेता हूँ, इसका यहाँ बना लो। तो जैसे आप 5 kg का एफबीडी बनाओगे तो इस पर F इक्वल टू कितना लगेगा बताइए, आगे की तरफ 30 न्यूटन, और पीछे लग जाएगा Fs, और A तो वही होगा कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो क्या लिखेंगे बताइए, F माइनस Fs इक्वल टू कितना था, ये 5 kg था, इक्वल टू आ जाएगा ma। तो F कितना था बताइए 30, Fs फाइंड आउट करना था, तो मास कितना था 5 इंटू A कितना था 2। तो बताइए Fs की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन आ गई, चेक कर लो। और ये बताइए जो Fs है, क्या वो Fs इक्वल टू Fs मैक्स है, बिल्कुल है। इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स टुगेदर तो मूव करेंगे लेकिन इम्पेंड स्टेट में मूव करेंगे। कहने का मतलब इससे ज़्यादा फोर्स अगर आपने लगा दिया ऊपर वाले ब्लॉक पर तो आप देखेंगे दोनों ब्लॉक्स सेपरेटली मूव कर जाएंगे, ठीक है। Fs मैक्स से कम है तो ब्लॉक लिख दो आगे, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। और कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन से ज़्यादा लग भी नहीं सकता। इसका मतलब ब्लॉक्स किस में आ जाएंगे, इम्पेंडिंग स्टेट में आ जाएंगे, ब्लॉक्स आ जाएंगे इम्पेंडिंग स्टेट में आ जाएंगे। क्लियर, पॉज करके उतारिए। ठीक है, अब देखिए फोर्स बढ़ाता हूं। यहाँ तो म्यू इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू 0.4। तो सबसे पहले Fs मैक्स लिखा करो, क्यों यहीं से डिसाइड होगा कि साथ साथ मूव करेंगे कि सेपरेटली मूव करेंगे, ओके। तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। अब मान लीजिए इस फोर्स को मैंने कुछ भी बढ़ा दिया, F इक्वल टू कितना ले लें बताइए 45 न्यूटन लेते हैं, चलिए 45 न्यूटन। तो बताइए तो फ्रिक्शन फोर्स अब देखिए तुरंत लगा दिया करो, इस पर लगेगा आगे ऐसे, इस पर लगेगा पीछे, हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। हम मान लेंगे किसी ए कॉमन से पूरा सिस्टम भागा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, ये सब उंगलियों पे रहना चाहिए। तो बताइए पूरे सिस्टम पर मिला के नेट फोर्स कितना लगा 45 न्यूटन, मास कितना है हॉरिजॉन्टल में, सॉरी मास टोटल कितना है
15, 15 को 45 से डिवाइड करोगे, सॉरी 45 को 15 से, तो कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों की तरह किसी एक ब्लॉक का बना लो फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए मैं 5 kg का बना देता हूँ। अगर आप 5 kg का बनाते हैं तो देखिए ये आ जाएगा Fs पीछे, ये आपने 5 kg का मास लिया, ए कॉमन तो वही आएगा कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पर F कितना लगाए बताइए, 45 न्यूटन लगाए। तो बताइए कितना ए आएगा, क्या लिखेंगे बताइए, 45 माइनस Fs इक्वल टू एम ए मास इंटू 3। तो जो Fs इक्वल टू आ गया बताइए वो कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। और ये है बेटा ग्रेटर देन Fs मैक्स, और Fs मैक्स से ज़्यादा, इसका मतलब ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली, ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा, ठीक है, काइनेटिक फोर्स पिक्चर में आएगा, ठीक है। चलिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ करते हैं। एकदम बच्चों की तरह, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो काइनेटिक फोर्स वही क्वेश्चन है। तो ये 5 kg, इस पर फोर्स लगाया हमने F इक्वल टू 45 न्यूटन, ये 10 kg। तो ये भागेगा किसी A1 से, तो ये भागेगा किसी A2 से। तो बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा तो F के यहाँ लगेगा और F के यहाँ लगेगा। F के होगा कितना 20 न्यूटन, Fs मैक्स के बराबर होता है। ये भी कितना होगा 20 न्यूटन। तो बताइए ऊपर वाले ब्लॉक को सीधे सीधे लिखो A1। अब FBD भी अलग से मत बनाया करो, देख लिया करो। ऊपर वाले ब्लॉक को केवल देखोगे तो आगे लगा 45, पीछे लगा 20, तो सीधे सीधे 45 माइनस 20/5 कितना आ गया बताइए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे जब A2 लिखोगे तो इस ब्लॉक के ऊपर केवल F के 20 न्यूटन आगे की तरफ लगा, तो 20 न्यूटन आगे लगा, मास कितना है 10, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक लाइन में, एक लाइन में आ गया, ठीक है। बाद बाकी आप किताबों से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, किताबों से प्रैक्टिस करिए बाद बाकी क्वेश्चंस की। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए। जैसे ये सब इस तरह के क्वेश्चंस बुक्स वगैरह में दिए रहते हैं, एकदम नॉर्मल। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। ये 10 kg ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बराबर 0.5 है। अच्छा म्यू सिंगल दिया है तो म्यू के और म्यू एस दोनों एक ही लेना है। ये ट्रॉली 40 kg की है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, म्यू बराबर 0। और इस पहले पार्ट में 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया ट्रॉली के ऊपर, यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में 300 न्यूटन का ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगाया गया है, और मैंने यहाँ पर म्यू एस और म्यू के दोनों सेपरेट कर दिए जानबूझ के, ठीक है। चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ये म्यू एस ले लो और म्यू के को ले लो 0.4, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात है, अगर रिलेटिव मोशन होगा मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग होगी तो फिर म्यू के आ जाएगा, म्यू एस नहीं होगा, इतना सा अंतर होता है केवल, ओके। और वे 40, ठीक है, करते एक एक पार्ट करते हैं, पहले इसको करते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको करते हैं। हंड्रेड न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया है, ठीक है। एक्सीलेशन पूछा था 10 kg वाले ब्लॉक का, ये 10 kg का ब्लॉक, ठीक। अब देखिए बात वहीं से स्टार्ट होगी, यहाँ कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ पर म्यू है, म्यू एस कितना दिया था बताइए 0.5, और म्यू के कितना दिया था 0.4। सबसे पहले आप एफ एस मैक्स और एफ के निकाल दीजिए, यहाँ पे जो लगेगा, यहाँ पे जो लगेगा, तो बताइए एफ एस मैक्स ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन, और एफ के बराबर बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। अगर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर इससे ज़्यादा हुई तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है।
आराम से करते हैं, क्योंकि इतना तो क्लियर हो गया होगा। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, 100 न्यूटन होगा, तो म्यू इंटू एन होता है ये 40 में 0.4 में मल्टीप्लाई करोगे 100 को तो 40 आएगा, और 0.5 में 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। ओके, फिर से बात वही है कि देखिए अगर ये पूरे सिस्टम को देखिए, इसको आगे केवल हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन ले जाएगा ट्रॉली और ब्लॉक के बीच में, तो यहाँ पर एफ एस आप मानेंगे एफ एस ऐसे लगा और ट्रॉली पर एफ एस ऐसे लगा। फिलहाल हम मानेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, यहाँ तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसका ए कॉमन आएगा। बच्चों की तरह सवाल होते हैं भैया, पूरे सिस्टम पर बताइए एक्सटर्नल फोर्स केवल हॉरिजॉन्टल लगा, इसका वेट कितना था बताइए, 40 kg था, तो बताइए, और फ्रिक्शन हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, इंटरनल फोर्स होगा, बताइए पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप किसी एक ब्लॉक का बना लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे 10 kg का बना लिया, 10 kg का बना लिया, इस पर एफ एस लग गया आगे, ये 10 kg, ठीक है, इस पर एफ एस लग गया आगे, तो आप इसका ए कॉमन तो वही होगा कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए एफ एस इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एम ए, तो एफ एस इक्वल टू मास कितना है बताइए 10, ए कितना है 2, बराबर कितना है बताइए 20 न्यूटन। खुद बताइए ये जो एफ एस है वो एफ एस मैक्स से कम है, मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो ये जो एफ एस है वो लेस देन एफ एस मैक्स। तो बताइए क्या आंसर होगा, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, एकदम आसान, ठीक है, यही पूछा था 10 kg वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को देख लो, सेकंड पार्ट में क्या था, इसको हटा दूँ, इधर ही सॉल्व हो जाएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, चलिए बात वही है, फिर से क्या करेंगे बताइए, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या लगा बताइए, एफ एस लगा, इसके बदले में यहाँ एफ एस लगा। फिलहाल हम मानेंगे दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, ए कॉमन, ये हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स केवल 300 न्यूटन लगेगा, तो बताइए ओरली बताइए कितना आएगा एक्सीलरेशन, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका वेट है 10 kg और इसका 40 kg, तो 300 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आप ऊपर वाले ब्लॉक का एफ बी डी बना के क्या निकाल लो, फ्रिक्शन फोर्स, तो बताइए एफ एस सीधे लिखो, एफ एस इक्वल टू एम ए आएगा, तो यहीं पे लिख दो एफ एस इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा, एम ए, तो एफ एस इक्वल टू मास 10 kg ए 60 न्यूटन, जबकि बताइए यहाँ पर जो एफ एस मैक्स लग सकता था वो कितना लग सकता था बताइए 50 न्यूटन, और एफ के कितना लग सकता था बताइए 40 न्यूटन। वही क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया ही था, पहले वाला ही क्वेश्चन है भाई, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था इसको। ओके, अब बताइए इसका मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। एकदम क्लियर हो गया, एकदम बच्चों की तरह सवाल होते हैं यार, एकदम आसान होता है, फिजिक्स ऐसे ही आसान होती है, आप धीमे धीमे बढ़ते चलो, आखिरी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे 300 न्यूटन का फोर्स लगा, इस पर लगाया है आपने, ब्लॉक्स के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ये जो 10 kg का ब्लॉक है यहाँ पर आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये एफ के, और इसके बदले में यहाँ लग जाएगा ये एफ के पीछे कितना बताइए 40 न्यूटन, एफ एस मैक्स नहीं लगेगा, एफ के लगेगा 40 न्यूटन। तो इसको ऊपर वाले ब्लॉक किसी भागेगा A1 से और ये भागेगा किसी A2 से, तो बताइए ऊपर वाले ब्लॉक पे एफ के इक्वल टू 40 लगा, तो A1 क्या लिखा जाएगा बताइए, एफ के, अच्छा सब कुछ ग्राउंड फ्रेम से ही मान रहे हैं, तो ये A1 ग्राउंड फ्रेम से ही आएगा। ठीक है, तो एफ के अपॉन मास कितना 10, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए A2 कितना आ जाएगा बताइए, राइट हैंड में कितना फोर्स लगा 300, बैक में कितना फोर्स लगा बताइए 40, मास कितना था इसका 40, तो ये कितना आएगा बताइए 260 डिवाइडेड बाई 40 बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 0 से 0 मर जाएगा, 13/6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम आसान, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज करके उतारिए। चलिए और एक बहुत शानदार क्वेश्चन देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन एग्जाम का, ये देखिए ग्राफ का क्वेश्चन बहुत फेमस है, कुछ बच्चे हो सकता है काफ़ी देर से वेट कर रहे हो कि सर ये क्वेश्चन कब कराएंगे, तो ये इसका आखिरी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आखिरी नहीं है, कॉन्सेप्ट आखिरी है। ठीक है, इसी का जो आज का केस बन लिया था,
क्या केस था कि स्मूथ सरफेस पर दो ब्लॉक रखे होंगे और इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, ये टाइम वेरिएबल फोर्स है तो टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है, और दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो केस वहीं से स्टार्ट होंगे। पहले हम ये मानेंगे कि दोनों ब्लॉक्स साथ साथ मूव कर रहे हैं, फिर एक पर्टिकुलर टाइम आएगा क्योंकि ये फोर्स लगातार बढ़ता जा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा होगा कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा, मतलब ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करेंगे तो फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या आ जाएगा, काइनेटिक आ जाएगा। तो वो सब कहानियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कैसे करते हैं सवाल को। देखिए सबसे पहले क्या करो, चलिए मैं तो यही लिख दूंगा सब। ठीक है, इसको सब हटा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट कर लो किसी भी टाइम पर। तो वो पहले वही मानेंगे कि दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करें, टुगेदर। ठीक है, वही सब स्टार्ट होता है वहीं से। ठीक है, तो सबसे पहले एफ एस मैक्स तो लिखी, तो एफ एस मैक्स लिख दो, इक्वल टू वही एफ क्या आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं म्यू, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा 50 न्यूटन और म्यू है कितना 6, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। मतलब जो एफ एस होगा दोनों ब्लॉक के बीच में वो लेस देन इक्वल टू 30 न्यूटन होना चाहिए हर हालत में, 30 न्यूटन होना चाहिए हर हालत में। हर हालत में 30 न्यूटन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बताइए अगर पूरा सिस्टम हमने माना टुगेदर मूव कर रहा है तो इस पर तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे आएगा और इसके बदले में फ्रिक्शन फोर्स इस पर ऐसे आएगा। बताइए कॉमन एक्सीलरेशन ए। अब बताइए ये तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा 10T, तो ये लिखेंगे F अपॉन M टोटल। M टोटल कितना बताइए 15, F बताइए कितना आ जाएगा 10T/15, तो ये आ जाएगा 2T/3, ए आ जाएगा, ए कॉमन। ठीक है, अब हम निकालेंगे दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स Fs। ठीक, तो ध्यान से देखना, किसी एक ब्लॉक का बना लो फ्री बॉडी डायग्राम, तो ऊपर वाले का ही बना लिया, तो ये लग गया इस पर बताइए Fs, ये आ जाएगा ए, तो आप लिखेंगे Fs इक्वल टू MA। Fs आपको फाइंड आउट करना था, मास कितना है बताइए ऊपर वाले ब्लॉक का 5 kg, ए बताइए कितना है, ए आपने निकाला ये 2T/3, तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में फोर्स आ गया, तो Fs इक्वल टू आ जाएगा 10T/3। लेकिन ये कब तक ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक Fs 30 न्यूटन नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बताइए, तो जब 30 न्यूटन हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया होगा दोनों को साथ साथ मूव करवाने के लिए, और उसके बाद फ्रिक्शन बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए यार, ये जो टाइम वेरिएबल फोर्स है तो ये फोर्स तो लगातार बढ़ता चला जाएगा, ये फोर्स तो लगातार बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, तो Fs इक्वल टू आ जाएगा 10T/3। अब यहाँ पर यार आप फिजिक्स समझो, देखो होगा क्या, ये जो टाइम वेरिएबल फोर्स है ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा। एक बात बोलूंगा उस बात को पकड़ लेना, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा तो इसके एक्सीलरेशन को तो फ्रिक्शन ही बढ़ाएगा। तो बताइए इस दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन भी तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक के एक्सीलरेशन को बढ़ाने वाला तो फ्रिक्शन ही है, और फ्रिक्शन फोर्स इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स 30 न्यूटन होगा तो वो आखिरी मूवमेंट होगा दोनों के बीच में जब दोनों टुगेदर मूव करेंगे, और उसके बाद कैसे मूव कर जाएंगे, सेपरेटली। उसके बाद कैसे मूव कर जाएंगे, सेपरेटली। ओके, उसके बाद कैसे मूव कर जाएंगे, सेपरेटली। क्लियर है, उसके बाद फिर दोनों सेपरेटली मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स दोनों के बीच में कितना आ गया 10T/3। ठीक है, तो हम लिखेंगे टाइम व्हेन रिलेटिव मोशन स्टार्ट। तो देखिए, तो यहां से Fs की वैल्यू आ गई थी कितनी, 10T/3। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे टाइम व्हेन रिलेटिव मोशन स्टार्ट। रिलेटिव मोशन RM स्टार्ट, रिलेटिव मोशन स्टार्ट। तो बताइए रिलेटिव मोशन कब स्टार्ट होगा, जब Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fs मैक्स। तो Fs कितना निकाला आपने किसी भी टाइम पे 10T/3, Fs मैक्स कितना लग सकता है 30 न्यूटन, तो यहाँ से आ जाएगा T इक्वल टू कितना 9 सेकेंड। ठीक,
तो देखिए 9 सेकंड पर दोनों के बीच का कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक होगा। तो 9 सेकंड से पहले तक दोनों टुगेदर मूव करेंगे और 9 सेकंड के बाद दोनों सेपरेट मूव करेंगे। तो हम यही इसमें आपको पढ़ाएंगे। तो t इक्वल टू 9 सेकेंड, t इक्वल यहाँ पर लिख देता हूँ 9 सेकेंड एक खास समय, t नॉट लिख देता हूँ इसको। t इक्वल टू t नॉट 9 सेकेंड एक खास समय जब दोनों के बीच का कोल्ड वेल्डिंग ब्रेक होगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर, तो 9 सेकंड मैंने कैलकुलेट कर दिया, पॉज करके उतारते जाना यार। ठीक है, अब देखिए हमको ग्राफ ड्रॉ करना था फ्रिक्शन फोर्स का। तो देखिए पहले फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, पहले आपको समझा देते हैं। देखिए जब तक t लेस देन इक्वल टू 9 सेकेंड होगा तो बताइए ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे। ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव करेंगे। और जब t ग्रेटर देन इक्वल टू 9 सेकेंड होगा तो ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। यहाँ पे चाहो तो इक्वलिटी हटा दो। ठीक है, जब t ग्रेटर देन 9 सेकेंड होगा, 9 सेकेंड से ज़्यादा, तो ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। तो फिर ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करेंगे, ब्लॉक्स विल मूव सेपरेटली। तो अब बताइए यहाँ पे देखिए जब ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे तो दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन होगा वो टुगेदर वाला आएगा। कितना आएगा, स्टैटिक आएगा, वो आएगा 10T/3। और इस केस में बताइए जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो Fs आ जाएगा Fk के बराबर। और Fk कितना लगना था, 30 न्यूटन। और ये वैल्यू क्या होगी बताइए, कांस्टेंट होगी, ये चेंज नहीं करेगी। क्लियर हुआ। तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स का जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा। यार मैं पेज पलटूंगा तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, मैं इसको इधर घुमा देता हूँ। ठीक है, देखिए ग्राफ कैसा आएगा। यहाँ पर टाइम, सबसे पहले जो खास मूवमेंट है वो है t नॉट इक्वल टू 9 सेकेंड। तो 9 यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ले लिया, फ्रिक्शन फोर्स, उसमें दोनों ही आ जाएंगे, स्टैटिक और काइनेटिक। ठीक है, इसलिए मैंने फ्रिक्शन फोर्स लिख दिया है। तो 9 सेकंड से पहले तक इस इक्वेशन से फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना है, 10/3। तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे बताइए फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, बताइए Fs मैक्स लग जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 30 न्यूटन आएगी। और ये आएगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरीके से। इसका जो स्लोप होगा बताइए tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर आएगी बताइए, 10/3 के बराबर आएगा। और जैसे ही 9 सेकंड होगा तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ, अगर ध्यान रखना, अगर Fk और Fs मैक्स कम, म्यू एस और म्यू के सेपरेट होते तो ये फिर ये ग्राफ यहाँ से जाता है। ये कब आता है, जब म्यू एस नॉट इक्वल टू म्यू के। और हमें पता है म्यू के हमेशा कम होता है तो ग्राफ नीचे से जाएगा, ऊपर से तो कभी जा ही नहीं सकता। और ये कब आएगा बताइए, जब म्यू एस इक्वल टू क्या होगा, म्यू के होगा, जब म्यू एस इक्वल टू म्यू के होगा। क्लियर हुआ। अब हमें ग्राफ खींचना है दोनों के एक्सीलरेशन का, दोनों के एक्सीलरेशन का। ठीक है, तो जरा आइए अगले पेज पे ले लें। चलो, तो देखिए एक्सीलरेशन का ग्राफ खींचना है। तो देखिए, तो आपने इस पे फोर्स लगाया था 10T, ये 10 kg था और ये था 5 kg। ठीक है, तो ये जो होगा T जब तक 9 सेकंड से कम होगा, लेस देन इक्वल टू 9 सेकंड, 9 सेकंड से कम होगा। ठीक है, उसको पहले बना रहे हैं। तो 9 सेकंड से पहले तक जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था 10T/3। तो इस पर भी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लग जाएगा 10T/3। आराम से देख लो, बहुत सरल होती है चीज़ें। तो इसका एक्सीलेशन, इसको 5 kg वाले को 10T/3 का फोर्स एक्सीलेट कराएगा। तो इसका A1 आएगा, तो ये वेरिएबल आएगा। तो बताइए कितना आएगा, फोर्स Fs अपॉन मास आएगा। तो Fs कितना है, 10T/3 और 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2T/3। और इसका जो एक्सीलेशन आएगा A2, ये कितना आएगा बताइए, ये तो उतना ही आएगा क्यों, दोनों साथ ही साथ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर लो। तो A2 भी कितना आएगा बताइए, 10T माइनस FSP से कितना, 10T/3। और मास कितना है इसका, 10 kg। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लीजिए, यही आना 2T/3।
ठीक है। तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम आएगा जब तक आना ही था, क्यों टुगेदर मूव करेंगे इस टाइम से पहले पहले तक। लेकिन जैसे ही t ग्रेटर देन 9 सेकेंड होगा, t ग्रेटर देन 9 सेकेंड होगा, तो दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे। तो ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे, तो जब सेपरेटली मूव करेंगे तो दोनों के बीच में क्या आएगा, एफ के आएगा। तो इस पर तो ये टाइम वेरिएबल फोर्स लगता ही रहेगा 10t, पर इस पर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एफ के आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी थी बताइए, 30 न्यूटन थी। और इसकी भी इस पर भी एफ के कितना लगेगा बताइए, 30 न्यूटन ही लगेगा। एफ के कितना था, 30 न्यूटन था। एफ के देखो 30 न्यूटन, ठीक है, क्लियर। तो बताइए जो 5 kg वाला ब्लॉक था इसका एक्सीलरेशन आप a1 कह दीजिए, वो तो a1 इक्वल टू a2 दोनों आ गए थे, a1 डैश कह दो, चलो कितना आ जाएगा बताइए, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पर तो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इस पर फोर्स वेरिएबल है। तो ये जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो बताइए a2 बराबर कितना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में 10t का फोर्स लगेगा, और पीछे की तरफ कितना लगेगा, 30, मास कितना बताइए 10, तो जो a2 आ जाएगा ये आ जाएगा t-3, ये वेरिएबल आ जाएगा। पर देखिए 9 सेकंड पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी। देखिए एट t इक्वल टू 9 सेकेंड, बताइए a2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। तो दोनों के एक्सीलरेशन डिफरेंट कब आएंगे, 9 सेकंड के बाद, क्योंकि ये 9 सेकंड के बाद लगातार बढ़ेगा, जबकि a1 तो हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक पर केवल फोर्स क्या लग रहा था, एफ के लग रहा था। क्लियर है। अब जरा इनके ग्राफ खींच दीजिए, यही खींच दें, चलो यही खींच देते हैं। तो देखिए जब तक t लेस देन इक्वल टू 9 सेकेंड है तब तक तो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू कितना आया था बताइए, 2t/3 लिखा है हमने, ठीक है, अभी लिखा था। और जब t ग्रेटर देन 9 सेकेंड है तो a1 इक्वल टू तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या बनी रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और a2 बराबर कितना है बताइए, t-3, और ये वैल्यू वेरिएबल होगी। ठीक है, ये ग्राफ आपको खींचने। अब ग्राफ को यहाँ खींच देते हैं। बताइए क्या ग्राफ आएगा, देखिए इधर ले लिया टाइम और इधर ले लिया a1 एंड a2 दोनों। तो देखिए एक खास समय होगा 9 सेकेंड, 9 सेकेंड तक दोनों के ए सेम आएंगे, तो एक ही ग्राफ से दिए जाएंगे। हाँ, इसका स्लोप कितना होगा बताइए, इस ग्राफ से दिए जाएंगे। तो ये जो थीटा डैश होगा, tan थीटा डैश, बताइए वो कितना होगा, 2/3 होगा। और ये जो एक्सप्रेशन होगा a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू कितना होगा प्यारे बच्चों, 2t/3 होगा। और उसके बाद देखिए ऊपर वाले का a1 तो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे 9 सेकंड पे एक्सीलरेशन होगा कितना बताइए, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो एक एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट हो जाएगा, कौन से वाले का, 5 kg वाले का, 5 kg का। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट, और ये वैल्यू लगातार इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू लगातार इंक्रीज करती जाएगी। और इसका स्लोप कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, स्लोप होगा 1, तो ये वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी इस तरीके से। थीटा डबल डैश इक्वल टू कितना आएगा, थीटा डबल डैश tan थीटा डबल डैश बराबर आएगा 1। और ये जो इक्वेशन होगी ये किसकी होगी, a2 की होगी। ये कितना होगा बताइए, t-3 होगा। ठीक है, अब देखिए ये एंगल क्यों ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक तो इक्वेशन से ही क्लियर हो रहा है, बाद बाकी इसलिए भी समझ में आ जाएगा कि जैसे रिलेटिव मोशन शुरू होगा तो नीचे वाला फोर्स पहले तो 10 kg और 5 kg दोनों ब्लॉक को एक्सीलरेट करा रहा था, बाद में वो केवल नीचे वाले को एक्सीलरेट कराएगा, क्योंकि ऊपर वाले पे तो कांस्टेंट फोर्स आ जाएगा, तो वो इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन खत्म हो गया है, तो सडनली एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बाद बाकी इसमें मैं ग्राफिकल क्वेश्चंस और करा दूंगा आपको। लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इस क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं भी करा दूंगा। ओके, चलिए पढ़ाई करते रहो।